सभी को नमस्कार। आज हम भीष्म साहनी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं तथा उनको मिलने वाले पुरस्कार तथा सम्मान, भीष्म साहनी की साहित्य की विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ेंगे। भीष्म साहनी का जीवन परिचय अब हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे जाने माने साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ आज़ादी के संग्राम की वैचारिक सच्चाई, देश विभाजन की पीड़ा और अमानवीयता का जीता जागता चित्रण करके आज़ाद होने के लिए चुकाई जाने वाली भारी कीमत का संकेत दिया है। भीष्म साहनी उनमें सबसे पहले दर्जे के लेखक साबित होते हैं। पाकिस्तान के एक शहर रावलपिंडी में 8 अगस्त सन 1915 को उनका जन्म हुआ था। घर पर रहकर ही उन्होंने पंजाबी, हिंदी और संस्कृत की आरंभिक शिक्षा पाई थी, पर उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ने वे स्कूल में गए थे। बड़े होकर अंग्रेज़ी में एमए और फिर पीएचडी भी की। देश विभाजन के बाद वे बड़े भाई बलराज साहनी के पास मुंबई में रहने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर इंडियन पीपल्स थिएटिकल एसोसिएशन यानी इप्टा नामक सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था के सक्रिय सदस्य बन गए। बाद में वे दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रसार किया। विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में लंबे समय तक अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। सन 1965 से लेकर लगभग 2.5 वर्ष तक नई कहानियाँ नामक हिंदी पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। सन 1989 में उन्होंने अध्यापन के कार्य से मुक्ति पा ली। 7 वर्ष तक रूस के मास्को शहर में रहकर रूसी भाषा का गहन अध्ययन किया तथा रूसी भाषा की अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया। अब हम उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, बाल साहित्य आदि लिखकर अनेक रूप में साहित्य की सेवा की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उपन्यास लिखे। उनके कुछ कहानी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे भाग्य रेखा, पटरिया, वाड़चू और शोभा यात्रा, निशाचर और पाली। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, जैसे हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और मुआवजे। अब हम हमारे एमए में माधवी नाटक सिलेबस में है और उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। निबंध संग्रह, अपनी बात, आत्मकथा, आज के अतीत आदि। अब उनको कुछ पुरस्कार तथा सम्मान भी मिले हैं। भीष्म साहनी को उनके साहित्यिक और वैचारिक ऊंचाइयों के कारण अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे भाषा विभाग पंजाब द्वारा 1975 में शिरोमणि लेखक पुरस्कार, अफ्रो एशियाई लेखक संघ द्वारा 1980 में लोटस पुरस्कार, 1980 में हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार लखनऊ से तथा सन 2000 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाका सम्मान। इनके अतिरिक्त तमस उपन्यास को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, बसंती उपन्यास को 1985 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और मायादास की माड़ी को 1990 में हिंदी अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत किया गया। देश के बंटवारे और उसके बाद होने वाले अमानवीय नरसंहार तथा पशुतापूर्ण व्यवहार के आधार पर लिखे गए तमस उपन्यास से वे अत्यधिक चर्चा में आए।
रंगमंच, नाटक और फिल्म जगत से जुड़े होने के कारण उनकी अभिनय कला और रंगमंच कला को भी हिंदी जगत ने खूब सराहा। 11 जुलाई सन 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं। पीड़ित और उपेक्षित और उच्च समाज द्वारा शोषित व्यक्ति को रचना का केंद्र बनाकर मानवीय संवेदना जगाना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। जाति, धर्म, वर्ग, राज्य व देश की दीवारों को लांघकर मनुष्य मात्र के अंतर्मन में झांकने और संतुलित अनुभूति प्रदान करने में वे सफल रहे हैं। समाज में फैली पुरानी गली-सड़ी मान्यताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक कर्मकांड, परक रूढ़ियों और पुरुषवादी सत्ता के खोखले अहंकार का पर्दाफाश करने वाले लेखक के रूप में उनकी विशेष पहचान रही है। उनके उपन्यास, कहानी और नाटक में वैचारिक नवीनता और चुनौतियां तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ चीज़ों को जीवित चित्रों के रूप में पेश करना उनकी विशेषता है। उनकी कृतियों में वैचारिक बड़बोलेपन और अहंकार के स्थान पर सहज, सरल, सीधी, सच्ची बौद्धिक क्रांति का प्रसार मिलता है, जो भीष्म जी को अनेक लेखकों से अलग करता है। मध्यम वर्ग की विडंबनापूर्ण परिस्थितियों की पहचान करके उनके जीवन के तीव्र विरोधाभासों का यथार्थवादी दृष्टि से उभारने में वे सफल रहे हैं। साथ ही साथ वे ऊंचे मानव मूल्यों की स्थापना भी करते नजर आते हैं। अब हम उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ेंगे। भीष्म जी का भाषा प्राय आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी रही, किंतु रचना की विषय वस्तु के अनुरूप संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी अपनी भाषा में प्रयोग किया है। अब हम उनका एक उपन्यास है नीलिमा नीलोफर, जो सन 2000 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। और यह एक अद्भुत संयोग है कि उसी वक्त इस प्रकाशन से 2 और बड़े लेखकों के उपन्यास प्रकाशित हुए। निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य और कृष्णा सोबती का समय सरगम। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जहां अन्य 2 लेखकों के उपन्यास के केंद्र में उनकी वृद्धावस्था और उसके एकांतिक अनुभव थे, वहीं भीष्म जी की किताब के केंद्र में एक प्रेम कथा थी। तब अंतर्धार्मिक प्रेम और विवाह के लिए ऑनर किलिंग पहली बार किसी उपन्यास या कहें कि एक बड़े कद के लेखक की किताब का केंद्र बिंदु बनी। तत्कालीन समाज और उसकी जटिलताएं और उनसे पैदा होने वाली समस्याएं थी। दरअसल ये भीष्म जी के लेखन की विशेषता थी, जहाँ वे जीवन की सच्चाइयों से आंख मिलाते और उनके माध्यम से पाठक भी ऐसा कर पाते। समाज को इस तरह देखने का काम मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी रचनाओं में किया, लेकिन भीष्म साहनी का देखा समझा समाज प्रेमचंद के आगे के समय का समाज है। साथ ही भीष्म साहनी ने अपनी भाषा में वैसी ही सादगी और सहजता रखी जो रचनाओं को बौद्धिकों के दायरों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा देती। यदि विष्णु प्रभाकर की अद्भुत रचना आवारा मसीहा के बजाय तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इस उपन्यास की वजह थी भाषा। इसकी एक वजह इस उपन्यास की भाषा भी होगी, जिससे विषय की मार्मिकता लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। आलोचक नामवर सिंह ने भीष्म साहनी के लिए कहा था, मुझे उनकी प्रतिभा पर आश्चर्य होता है कि वे कॉलेज में पढ़ते हुए
भी लिखने प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने का समय निकाल लेते थे। मैं ये नहीं कहता कि उनकी सभी रचनाओं का स्तर ऊंचा है, लेकिन अपनी हर रचना में उन्होंने एक स्तर बनाए रखा है। हैरानी होती है ये देखकर कि रावलपिंडी से आया हुआ आदमी, जो पेशे से अंग्रेजी का अध्यापक था और जिसकी भाषा पंजाबी थी, वह हिंदी साहित्य में एक प्रतिमान स्थापित कर रहा था। ये आलोचक नामवर सिंह ने उनके लिए बोला था। इस प्रकार हम भीष्म साहनी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ चुके